गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी हिंदी में 7 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 8 प्रारंभ करेंगे। इसके हमारे लेखक हैं नागार्जुन। सबसे पहले हम लेखक परिचय पर प्रकाश डालते हैं। नागार्जुनम का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1998 ईस्वी में हुई। हिंदी और मैथिली के अप्रीतम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 1936 में वो लंका चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रारंभ किया था, परिपूर्ण हुए थे। इनका जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था और इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनका जो संपूर्ण कृतित्व है वो नागार्जुन रचनावली का जो 7 खंड हैं उन 7 भागों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। इस पाठ में देखते हैं क्या है नागार्जुन के द्वारा जो लिखा गया है वो। नागार्जुन की कविता कल और आज, ग्रीष्म की और तपीस भरी द्रुहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक किसान, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीराना उजाड़पन और बदरंग आसमान, जहाँ एक और समाज के सोपान पर छुटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रगतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है कि वर्षा ऋतु का जो आगमन होता है वो एक परिवर्तन का संकेत होता है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देशी अंदाज बहुत ही सुंदर है, मनोरम है, मन को हरने वाला है। दूसरी इनकी कविता है उषा की लाली। कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप में मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते सूर्य की प्रीतम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा को भी हिमगिरी के स्वर्णिम शिखर का आभास दे रही है। से कवि दूर नहीं होना चाहता है। अब नागार्जुन की जो लिखी हुई कविता है वो प्रारंभ होती है। कल और आज, अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश खेती है रे,
अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैया के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आंसू। अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें अताश खेती, और अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धन हर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आंसू। खेतीहर किसान को कहा गया है। पथराई पत्थर के समान एकदम शुष्क, धनहर अनाज से हरी भरी, बदरंग फीका। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले अर्थात कल के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अभी कल तक अर्थात भीषण गर्मी से हताश निराश किसान तुम्हें गालियाँ देते थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रही थी, उससे किसान लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो आपको प्रकृति या भगवान को गालियाँ देते थे, अर्थात ग्रीष्म काल को कोसते रहते थे कि ग्रीष्म का जो समय है ये चला जाए और वर्षा का समय आ जाए। अभी कल तक गोरैयों के जो झुंड थे वो धूल में खेलते रहते थे, और आज अनाज उगने वाली खेतों की मिट्टी एकदम सूखी हुई और पत्थर के समान कठोर थी। अभी कल तक मेंढक धरती के अंदर डूबके पड़े थे। जब बरसात नहीं होती है तब तक मेंढक हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो ज़मीन के अंदर ही डूबके पड़े रहते हैं, और बरसात होने के बाद वो बाहर आ जाते हैं। और आकाश बादलों से रहित व धूल लू के व्याप्त होने से फीका दिखाई दे रहा था। आश्चर्य यह है कि ग्रीष्म ऋतु के कारण धरती शुष्क हो गई थी, किसान हताश निराश हो गए थे, और सारा वातावरण धूल भरी लू के चलने से कष्टदायक बन गया था। ऐसे में लोग वर्षा ऋतु के आने की आशा लगाए बैठे थे, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम, और आज जोरों से फूक पड़े नाचते थिरकते मोरे, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। पावस कहा गया है वर्षा ऋतु को। विराम लगातार बिना रुके, शिरा आगे के जो भाग होते हैं उनको कहा गया है। लाव लश्कर समान, साध समान व अनुयायी या सब कुछ। इसमें हमारे कवि हैं वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने और वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से आकाश में बादलों की घटारूपी तंबू तन गए हैं, कि बादलों के जो होने के जो बताए गए हैं कारण, उनको तंबू कहा गया है। कि ग्रीष्म ऋतु है वो ख़त्म हो गई है और आकाश में बादल हैं वो हो गए हैं, अर्थात तंबू तन गए हैं बादलों के। और आज वहाँ वर्षा ऋतु रूपी सौंदर्य लगातार बूंदा बूंदियों के माध्यम से मानो अपनी पायल चमका रही थी। जब ज़मीन पर वो बूंद गिर रही थी तो उसकी तुलना पायलों से की गई है, अर्थात पायल आवाज़ दे रही थी या बजा रही थी। भाव यह है कि वर्षा ऋतु की बूंदें छम छम गिरने लगती हैं। इस मौसम में झिंगूर भी लगातार अपने स्वर रूपी शहनाई को बजाने लग गए हैं। झिंगूरे जो बोलते हैं ना, उनको कहा गया है झिंगूर। शहनाई की तरह से मानो वे वर्षा रानी के स्वागत में शहनाई बजा रहे हैं, तथा मोर भी नाचते थिरकते हुए जोरों से केकाराव करने लगते हैं। आज वर्षा ऋतु के
आगमन से दूब की गर्मी से झुलसी हुई नोकों या आगे के जो भाग हैं वे वापस उनमें जान आ गई है, उनमें हरी तिमा अर्थात हरियाली आ गई है, उभरने लगे हैं वो। तथा आज ग्रीष्म भी अपना सारा साजो सामान तथा संगी साथियों को समेटकर इस धरती से चुपचाप विदा हो गई है, अर्थात संसार को तपा देने वाला ग्रीष्म काल अब अपना सारा ताम झाम तपन लू आदि को समेटकर चुपचाप चले गया है। इस तरह से अब हमारी दूसरी कविता प्रारंभ होती है। उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से निखर गए हिमगिरी के कनक शिखरे, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि, डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जान न बिखर जाए, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। हिमगिरी हिमालय को कहा गया है, कनक सोना, शिखर चोटी, अपलक एकटक बिना पलक झपकाई, अपरूप बदरूप होता है भद्दा, आभा शोभा या कांति, निखर स्वच्छ या चमकदार। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि उषा की लालिमा में हिमालय में की जो चोटियाँ हैं वो स्वर्णिम चमक से निखर गई हैं। कि उषा अर्थात सूर्य की जो लाली है उससे उषा की लाली में हिमालय की जो चोटी है ना वो सोने की तरह से हमें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, वे सोने के जैसे लग रही हैं। उषा काल में सूर्य जब कुछ आगे बढ़ा तो कवि उसकी बदलती हुई सुंदर छवि को एकटक देखता ही रह गया तथा आश्चर्यचकित हो गया। उस समय कवि को ये भय हो रहा था कि कहीं प्रातःकाल की यह चमत्कारी शोभा बदरंग न हो जाए, बद्दी न हो जाए, कहीं यह प्राकृतिक सौंदर्य शिखर बिखर न जाए। उषा की लालिमा जब धरती एवं हिमालय पर फैली तो उससे सारा परिवेश स्वर्णिम आभा से रंग गया, सोने जैसी आभा से, सोने जैसे चमक से सारा रंग गया, सब और स्वच्छ चमक फैल गई और हिमालय के बर्फीले शिखर सोने के समान चमकने लगे, जिससे कवि को उषा की लाली अति मुग्धकारी लगने लग गई। इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ था वो कंप्लीट हो गया है।